हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से निहारिका क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने संविधान सभा के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और अंतिम बिंदु था वो था प्रारूप समिति के सदस्य, उसका गठन कब हुआ, कौन उसका अध्यक्ष है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं और संविधान सभा को आज की क्लास में हम लगभग मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही ख़त्म कर देंगे। फिर थोड़ी बहुत बात हम प्रस्तावना की कर लेंगे। फिर अगले क्लास में हम प्रस्तावना से आगे बढ़ते हुए संविधान का भाग 1, भाग 2 और इस तरीके से मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, केंद्र राज्य संबंध, और फिर संसद हो गई, संसद की शक्तियाँ, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारी चीज़ें कवर करते हुए कम टाइम के अंदर मैक्सिमम मैटर को कवर करते हुए हम फिर कुछ संवैधानिक निकाय देख लेंगे और भी कुछ आपात उपबंध वगैरह है वो भी हम सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम साथियों क्या पढ़ेंगे। देखो, मैं कुछ संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट लिखवा रहा था कल, आज मैं थोड़ा बहुत फैक्ट और लिखवाऊंगा, फिर हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। तो हमें साथियों ये ध्यान रखना है कि हमारी जो संविधान सभा है इसके टोटल वाचन कितने हुए, टोटल वाचन कितने हुए, तो आपको याद रखना है कि टोटल वाचन 3 हुए। अब इन तीनों वाचन की समय अवधि क्या क्या है, किस किस टाइम पीरियड के दौरान कितने कौन कौन से वाचन हुए, तो उसकी समय अवधि क्या है। तो जो फर्स्ट वाचन हुआ था ना, फर्स्ट वो हुआ था साथियों 5 नवंबर। अब देखो मैं इसको शॉर्ट में लिखूँगा, यहाँ आप ध्यान रखना, 5 नवंबर से 9 नवंबर 1948। ठीक है, ये पहला वाचन हुआ था किसका, संविधान सभा का प्रथम वाचन। ठीक है, मैं ऐसे 3 एरो बना देता हूँ, ये फर्स्ट, सेकंड हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सेकंड जो वाचन है वो हुआ था 15 नवंबर, ठीक है, 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर, याद रखना 17 अक्टूबर 1949, यानी ऑलमोस्ट 1 साल दूसरा वाचन हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में हुआ था थर्ड वाचन, तीसरा वाचन वो हुआ था देखो 15 नवंबर, इसको याद कैसे करते हैं ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। 14 नवंबर से 26 नवंबर, याद है आपको प्रस्तावना में जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 की ही है। ठीक है, ये सभी को याद रहना चाहिए। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो पहला वाचन हुआ 1948 में 5 नवंबर से 9 नवंबर। कब हुआ, 5 नवंबर से 9 नवंबर। अगला वाचन फिर से होगा नवंबर में, और 1948 का जो नवंबर है, यानी देखो 5 नवंबर से 9 नवंबर, फिर 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, ये है दूसरा वाचन। ठीक है, ये 1948 से 1949, तो सबसे बड़ा वाचन, तो ये जो है लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड वाला वाचन है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड वाला वाचन कौन सा, सेकंड वाचन। ठीक है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में ये हुआ था, और 15 नवंबर से जस्ट एक दिन पहले 14 नवंबर 1949, तो जहाँ पर मैंने एक ही साल लिखी है उसका मतलब ये है कि ये जो महीना है उसी साल का, यानी 14 नवंबर से 26 नवंबर, जब तक कि हमारा संविधान लागू नहीं हो जाता है। ठीक है, अब जो ये तृतीय वाचन है, इस तृतीय वाचन की एक खासियत क्या है, जो तृतीय वाचन है, थर्ड वाचन है, उसमें क्या था कि जो B.R. अम्बेडकर हैं, कौन है, B.R. अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, उन्हें फादर और मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस थर्ड वाचन में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम था, द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली। क्या लिखा उन्होंने, सेटल्ड बाय द असेंबली The Constitution is settled by the
असेंबली, एक सेकेंड, एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट, बी पास्ट। अब ये क्या है? ये प्रस्ताव है, हमारा जो संविधान है उसके प्रस्ताव का नाम जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान जो पारित हुआ था उसका प्रस्ताव का नाम यह है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी जो असेंबली द्वारा संविधान बनाया गया है, सेटल्ड किया गया, वो प्रस्ताव पारित किया जाता है। किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 की तारीख को। ठीक है, और ये प्रस्ताव लेकर कौन आते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रस्ताव है वो पारित करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, इनके द्वारा ये प्रस्ताव थर्ड वाचन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को पारित किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी आपको लिखवा देता हूँ। देखो, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी? संविधान सभा में महिलाएं थी टोटल 15। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी हैं? कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? 15। अब जिस दिन हमारा संविधान पारित हुआ और सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होने थे, उस दिन साथियों केवल और केवल 10 महिलाएं उपस्थित थी, यानी संविधान सभा पर संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं, हस्ताक्षर करने वाली हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं वो कितनी थी? 10। तो इन 15 में से जिस दिन हमारा संविधान पास हुआ, पारित हुआ, उस दिन केवल 10 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किए थे। कुल 15 महिलाएं थी, उनमें से केवल 10 महिलाओं ने क्या किया? 10 महिलाओं ने ही हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब हम इस क्लास का जो अंतिम टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं, वो है कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। अगला टॉपिक कौन सा है साथियों? संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं। और ये विशेषताएं ऐसा नहीं है कि आपको इनको रटना है, इनको याद करना है। ये ऐसी है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे सारी विशेषताएं धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। ठीक है, इनको समझना है बस। देखो, पहली जो विशेषता है वो मैं ये लिखवाऊंगा कि जो हमारा संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। कितना? सबसे लंबा लिखित संविधान है। सर कैसे कहेंगे कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है? क्योंकि लिखित है तो मापा जा सकता है कि कितना बड़ा है सबसे लंबा लिखित संविधान। अब देखो, आज तक दुनिया के किसी भी संविधान में 395 अनुच्छेद नहीं हैं। कितने? 395 अनुच्छेद। हमारे संविधान के भाग की बात करें तो कितने भाग हैं? 22 हैं। और हमारे संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। अगर मूल संविधान में बात करें तो कितनी थी? 8 थी। ठीक है, वर्तमान में 22 अनुसूचियां हैं। और हमारे संविधान की साथियों एक प्रस्तावना भी तो है। क्या है? प्रस्तावना। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं, क्या है ये? अनुसूचियाँ, ये जो 12 है, पहले 8 थी मूल संविधान में, ये 26 नवंबर 1949 को पारित हो गई थी। प्रस्तावना भी उस संविधान का भाग थी। जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, उसका प्रस्तावना भी भाग थी। परंतु ये जो पारित हुई या इसे स्वीकार किया गया वो तारीख के साथियों 26 जनवरी 1950, यानी जब हमारा संविधान फाइनली लागू हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान आधिकारिक रूप से लागू हो गया। तो प्रस्तावना भी उसी दिन लागू होती है। ठीक है,
तो ये इसकी पहली विशेषता है। क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। तुलनात्मक रूप से समझना चाहो तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? मात्र 7 अनुच्छेद। और अमेरिका के संविधान में अब तक केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं, मात्र 27 संविधान संशोधन हुए हैं। और आप अगर हिंदुस्तान को देखोगे तो अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं और 395 से ज़्यादा अनुच्छेद है। ठीक है। दूसरी विशेषता देखो साथियों, दूसरी विशेषता भी आप सभी को पता है, हमारे संविधान को उधार का संविधान कहते हैं। हालांकि ये कहना गलत है, इसके पक्ष में अम्बेडकर ने बहुत ही बढ़िया तर्क दिया है। हमारे संविधान की दूसरी विशेषता ये है कि ये विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। स्रोत कौन है? दुनिया के जितने भी संविधान हैं वो सारे ही हमारे संविधान के स्रोत हैं, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। अब देखो, क्या ये कहना उचित है कि हमारा संविधान उदार का संविधान है? तो साथियों, ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं। अंबेडकर जी इसके पक्ष में तर्क ये देते हैं कि हमने दुनिया के सभी संविधानों को छलनी से छान के फिर उनमें से जो उचित प्रावधान थे हमारे देश की संस्कृति के भौगोलिक स्थिति के अनुरूप, वही प्रावधान हमने हमारे संविधान में रखे हैं, सभी के सभी नहीं रखे हैं। जैसे मूल अधिकार की बात करूं तो हर व्यक्ति के मूल अधिकार होने चाहिए जो उसके जीवन की, उसकी गरिमा की रक्षा कर सके। ठीक है। तो ये जो प्रावधान हमने अमेरिका से लिए, तो अमेरिका का ये तो नहीं है कि हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही कॉपी पेस्ट कर लिया। सेम यही हम ब्रिटेन में देखेंगे तो वहाँ संसदीय प्रणाली है, तो हमने भी संसदीय प्रणाली अपनाई। ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, संसद महिला को पुरुष नहीं कर सकती, ब्रिटेन में पुरुष को महिला नहीं कर सकती, बाकी कुछ भी कर सकती है, तो इतनी पावरफुल है। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भारत में न्यायपालिका भी अपना रोल निभाती है। जहाँ पर संसद ऐसा कानून बना दे कि भाई वो संविधान के विरुद्ध है, संविधान की भावना के खिलाफ है या उसकी मूल ढांचे के खिलाफ है, तो उसको जो है हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट है न्यायिक रिव्यू के दौरान उसे मतलब उसे नल एंड वॉइड कर देती है। तो ये जो प्रावधान आप देखते हो ना, आयरलैंड में जैसे नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, कनाडा में संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो हमने हर देश से वही चीज़ ली जो हमारे देश की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, क्षेत्रीय स्थिति के अनुरूप ढाली जा सके, जो हमारी भौगोलिक सांस्कृतिक अखंडता को नुकसान ना पहुँचाए, वही प्रावधान हमने लिए हैं दुनिया के अलग अलग संविधानों से। जैसे यूएसएसआर यानी पूर्वी सोवियत संघ की मैं बात करूँ तो वहाँ से हमने मूल कर्तव्य लिए। क्या लिए? मूल कर्तव्य। तो अब ये मूल कर्तव्य क्यों जरूरी है? अगर हम व्यक्ति को अधिकार देते हैं तो कुछ उन्हें दायित्व भी दिए जाने चाहिए कि इस राष्ट्र के प्रति, इस राष्ट्र की जीव जंतुओं के प्रति, इस राष्ट्र की राष्ट्रीय धरोहरों के प्रति कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी है, कुछ कर्तव्य भी है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे जो तर्क दिए अम्बेडकर ने, ये वास्तव में ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारा संविधान उदार का संविधान नहीं है। और एक्चुअल में जो हमारा संविधान है लगभग 1935 के एक्ट से लिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय तक हम अंग्रेजी शासन प्रणाली को समझ चुके थे और हमारा देश भी 150 साल के गुलामी के काल में उस व्यवस्था के, उस प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप ढल गया था। इसीलिए हमने ज़्यादातर प्रावधान तो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। ठीक है। तो ये इसकी दूसरी व्यवस्था है कि हमने विभिन्न स्रोतों से लिया गया हमारा संविधान है। तीसरी इसकी जो विशेषता साथियों ये है कि हमारा जो संविधान है वो नम्यता व अनम्यता का मिश्रण है। अब सर ये क्या होता है? अब साधारण भाषा में आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, हमारा संविधान सरलता व कठोरता का मिश्रण है। ये उसी रूप में लिखा गया। ठीक है। क्या है? नम्यता व अनम्यता का मिश्रण। अब ये बात सर आप कैसे कहेंगे कि हमारा संविधान नम्यता या अनम्यता, सरलता व कठोरता का मिश्रण है? ऐसे कहेंगे साथियों, देखो कुछ जो हमारे कानून है वो साधारण विधि से सामान्य बहुमत से संसद में पारित हो जाते हैं कि वोटिंग हुई, कोई बिल पास हुआ, उस पर वोटिंग हुई, उस पर 50% प्लस 1 मत अगर उसको मिल जाता है, ठीक है, तो वो सामान्य विधि के थ्रू वो क्या है, कानून बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कानून होते हैं, कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर कोई भी बिल या विधेयक लाने से पहले उसके लिए आपको विशेष बहुमत चाहिए।
कुछ ऐसे प्रावधान भी होते हैं जिनके लिए आपको आधे से ज़्यादा राज्यों की अनुमति चाहिए होती है। तो एक तरफ तो आप साधारण विधि से, साधारण बहुमत से आसानी से किसी भी बिल को पास कर सकते हो, दूसरी तरफ आपको विशेष बहुमत चाहिए, आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए। तो हमारा संविधान एक तरफ तो नम्यता यानी सरलता, क्या है, सरलता का, और दूसरी तरफ अनम्यता यानी कठोरता का मिश्रण है। ये क्यों किया गया? देखो साथियों, हमारे संविधान में एक तरफ तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन 70 सालों में 105 संविधान संशोधन समय अनुरूप हुए। जैसे SC ST के जो अनुसूचित आयोग हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, बच्चों के लिए आयोग है, जितने भी सांविधिक आयोग हैं, उसके अलावा जितने भी ऐसे प्रावधान हुए वो ज़रूरी थे। तो उसके लिए हमारा संविधान सरल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें संशोधन की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली, ठीक है। अब मान लो कि कोई देश है, जैसे मान लो कि हमारे देश में ऐसी सरकार आ गई जो चाहती है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसको चाइना को बेच दिया जाए। जैसे अलास्का का क्षेत्र रूस ने जो है अमेरिका को बेच दिया। कल को मान लो ऐसी कोई सरकार आ गई कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वो चाइना को बेच देते हैं और ये भारत की जो हम बाउंड्री लाइन बना लेंगे ये ज़्यादा सिक्योर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या आसान होगा ऐसा बिल पास करना? बिल्कुल भी नहीं आसान होगा। आपको विशेष बहुमत भी चाहिए, आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए, और उसके साथ में अगर संविधान को सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि संविधान की मूल भावना के, मूल ढांचे के विरुद्ध है, तो उस स्थिति में वो ऐसे प्रावधानों को खारिज भी कर सकती है, ठीक है, असंवैधानिक भी घोषित कर सकती है। तो हमारा संविधान क्या है? नम्यता व अनम्यता का मिश्रण, यानी सरलता व कठोरता का मिश्रण है। चौथी चीज़, हमारे संविधान में दो चीज़ों में समन्वय बिठाया गया है। वो दो चीज़ें कौन सी है? एक तो संसदीय संप्रभुता। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। कहते हैं कि ब्रिटेन की संसद जो है वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं कर सकती, बाकी कुछ भी कर सकती है। तो संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित करती। न्यायिक सर्वोच्चता का क्या मतलब है? न्यायिक सर्वोच्चता का यह मतलब है कि एक तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो किसी भी कानून की वैधता की जांच करता है। क्या करता है? किसी भी कानून की वैधता की जांच करता है। दूसरी तरफ जो हमारी संसद है वो किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, लेकिन संसद इतनी भी संप्रभु नहीं है कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर दे, और न्यायिक सर्वोच्चता इतनी भी परिपूर्ण नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई कानून बना दे। तो इन दोनों में हमारे देश में क्या बिठाया गया है? समन्वय बिठाया गया है। तो ये हमारे संविधान की एक और विशेषता है। अगर मैं आपसे बात करूँ इसके अलावा संसदीय, एक है हमारे यहाँ पर स्वतंत्र, क्या है? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। साथियों, आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, याद रख दो ना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अब देखो, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की अगर मैं बात करूं तो हमारे संविधान में न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, ठीक है। हमारी जो न्यायपालिका वो एकीकृत न्यायपालिका, यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे जिला कोर्ट, ठीक है, और सत्र न्यायालय वगैरह, अधीनस्थ न्यायालय जिन्हें हम कहते हैं। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे संविधान की विशेषता है, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हुई, उस पर किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का, किसी दल का, किसी भी प्रकार का प्रभाव रहा तो वो उसके हित में निर्णय देगी, और ये संविधान की मूल भावना के विरोध होगा। तो इस स्थिति में हमारे संविधान में इकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों का और संविधान का संरक्षण हो सके। तो ये भी एक संविधान की विशेषता है। ये 5 नंबर हो गई, ठीक है। अब कुछ विशेषताएं ऐसी है जो मैं बंच में एक साथ आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे संविधान की एक विशेषता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भी हमारे संविधान की विशेषता है कि नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य होंगे।
इसके अलावा साथियों अगर मैं बात करूं तो मूल अधिकार भी हमारे संविधान की विशेषता है। ये ऐसी विशेषताएं हैं जो हम संविधान में जब आगे पढ़ेंगे इन टॉपिक को तो और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनको जनरली ध्यान में रहना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, DPSP भी इसकी विशेषता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपात उपबंध यानी जो इमरजेंसी के टाइम जो उपबंध या प्रावधान किए जाते हैं वो भी क्या है, इसकी विशेषता है। अब सर आपात उपबंध में जैसे 3 आपात उपबंध है, एक आर्टिकल 352 है, इसको भी डिटेल पढ़ेंगे, 356 है, इसको भी डिटेल पढ़ेंगे, और 360 जो कि वित्तीय आपात है इसको भी पढ़ेंगे आगे जब आपात उपबंध पढ़ेंगे। तो ये कुछ और विशेषताएं भी हो गई, ठीक है। एक विशेषता आप ये बता सकते हो, एकल नागरिकता। तो विशेषताएं खूब है, संविधान की विशेषताओं की कोई कमी नहीं है, विशेषताएं खूब है, एकल नागरिकता हो गई। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो हमारा जो संविधान है वो संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ है। संघात्मक, हमारा संविधान कैसा है कोई पूछ ले तो हमारा संविधान संघ है, यानी राज्यों से मिला हुआ एक देश है, संघ है, ठीक है। संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुका हुआ। एकात्मक की ओर कब झुकता है, देखो एकात्मक की ओर तब झुकता है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो ये आपात उपबंध है। मान लो किसी राज्य में वहाँ की सरकार है, ठीक है, इसका मतलब संघ की अलग सरकार है, राज्य की अलग सरकार है, पर ये एकात्मक कब हो जाएगा, जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो वहाँ पर राष्ट्रपति का रूल होगा, यानी जो केंद्र की सरकार है वो राज्य में भी शासन कर रही है और केंद्र में यानी देश का शासन भी चला रही है और राज्य का शासन भी चला रही है। तो उस स्थिति में संघात्मक होते हुए भी हमारा संविधान कैसा हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट विशेषता है। तो अब कितनी सारी विशेषताएं हमने डिस्कस कर ली है, देखो एक बार फिर से। पहला कि सबसे लंबा लिखित संविधान है ही हमारा, ठीक है, इसके पक्ष में मैंने काफ़ी सारे तर्क दिए। विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है, नम्यता व अनम्यता का मिश्रण है, संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान है। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं जैसे मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, DPSP, आपात उपबंध, एकल नागरिकता और संघात्मक होते हुए भी हमारा संविधान क्या है, एकात्मक की ओर झुका हुआ है, ठीक है। तो हाँ, हमने यहाँ पर सभी विशेषताएं ऑलमोस्ट देख ली, और भी बहुत सारी विशेषताएं, पूरा संविधान अपने आप में विशेषताएं है, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो मेजर विशेषताएं थी वो मैंने आपको करवा दी। अब साथियों थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। इससे पहले मैंने प्रस्तावना की थोड़ी बहुत बातें आपको बताई थी, कब प्रस्तावना के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, कब वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, कब प्रस्तावना जो है वो पारित हुई। अभी मैंने बताया 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तभी हमारी प्रस्तावना भी लागू हो गई थी, ठीक है। अब मैं इस क्लास में अनऑफिशियली ये प्रस्तावना शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रस्तावना का मैं अलग से एक और क्लास बनाऊंगा, यानी इस क्लास के बाद में अगली क्लास प्रस्तावना की होगी, फिर हम सीधा ही संविधान में एंटर कर जाएंगे। हालांकि हम संविधान में एंटर कर चुके हैं, केशवानंद भारतीवाद में यही कहा गया था कि इस प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, ठीक है। तो हम संविधान में प्रस्तावना के थ्रू ही प्रारंभ करेंगे। देखो, प्रस्तावना को एक और नाम भी बोलते हैं उद्देशिका। क्या बोलते हैं? उद्देशिका। अच्छा सर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साथियों इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल। अच्छा, ये क्या है? एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये है हमारे संविधान की भूमिका। जैसे कोई बुक लिखते हैं ना, तो बुक से पहले ऑथर एक भूमिका लिखता है कि भाई हमने ये बुक क्यों लिखी है, इस बुक का उद्देश्य क्या है, इस बुक का मकसद क्या है। वैसे ही ये जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान का उद्देश्य, उसका मकसद क्या है, वो हमें बताता है। अब जितनी मुझे प्रस्तावना याद है मैं आपके सामने बोलने की कोशिश करता हूँ। कल हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और लिखवाऊँगा, एक एक शब्द का मतलब भी समझाऊँगा। फिर मैं आपको प्रस्तावना के बारे में किन किन महानुभावों ने, किन किन राजनीतिक विचारकों ने क्या क्या कहा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब मैं प्रस्तावना बोल रहा हूँ, आप इसको सुनिएगा, और इस प्रस्तावना जैसे ही समाप्त होगी हमारी क्लास भी समाप्त होगी। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्लासेज पसंद आ रही है तो अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें। कुछ नहीं समझ में आया या कुछ मुझसे छूट गया है तो आप वो चीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, कि सर ये समझ में नहीं आया, ये आपने सही नहीं बताया। और शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, ये सभी काम आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब मैं प्रस्तावना शुरू कर रहा हूँ। देखो, प्रस्तावना शुरू होती है
हम से, और हम से इस प्रकार शुरू करेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शीष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना थी। आई होप कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई होगी। गलती हुई भी है तो कल की क्लास में से सुधार लेंगे। साथियों, कल की क्लास में हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे, पूरा डिकोड करेंगे किस प्रकार से प्रस्तावना में से सवाल आते हैं। आपसे मेरी एक ही उम्मीद रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी क्लासेज को शेयर करें। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करें और अंत में यही कहूँगा कि लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।